गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है ना बेटा। हम मेनली यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी लेवल पर बात करेंगे जो कि सफिशियंट होगा नीट के लिए और 11th के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो सेल है वो क्या है। हमने इसकी लास्ट चैप्टर में बात कर ली थी कि सेल को हम मानते हैं बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। बोलो ठीक है ना बेटा। हमने वहां पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, सेल कंपोनेंट्स के बारे में बात की। हम इस चैप्टर में मेनली ये देखने वाले हैं कि सेल एक्चुअली डिवाइड कैसे करती है और क्यों करती है। तो सेल डिवाइड क्यों करती है, सबसे पहले ये बात आती है। देखो बच्चे, इस तरह से मान लीजिए ये कोई नॉर्मल सेल है हमारे पास, ये कोई बच्चा सेल है हमारे पास। इसकी स्टेजेस क्या होंगी? सबसे पहले ये सेल बेटा ग्रोथ करती है। सेल ने क्या कर ली बेटा? ग्रोथ कर ली। ये सेल का साइज बढ़ गया। ये बेटा न्यूक्लियस का साइज अभी भी उतना ही है। मैंने क्या बोला कि सेल के अंदर ग्रोथ हुई, सेल का साइज बढ़ गया, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस अभी भी क्या है? सेम है। सर आप यहां पर ये कहना चाहते हो कि बेटा यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो गया, ऐसा मैं बोल दूं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, आप बताओ बच्चे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया? यहां पर न्यूक्लियस सेम रहा, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो गया बच्चे? बढ़ गया। और मैं बोल दूं न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो बेटा क्या हो चुका है यहाँ पर? कम। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है और न्यूक्लियस का साइज अभी भी क्या है बच्चे? सेम है। तो मैं कहता हूं कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस होता है हमारा हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, जो कि हमारी पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो छोटी सेल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब सेल के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, एक न्यूक्लियस के लिए यहां पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बोलो ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैंने बोला सेल डिवाइड ही क्यों करती है, तो आप समझाएंगे कि सर जब सेल ग्रोथ करती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, तब न्यूक्लियस हमारा ऑल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड उनके ऑर्गेनल्स को संभाल नहीं पाती। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सेल को करना पड़ जाता है डिवाइड। फिर क्या कर जाएगी हमारी सेल? एक सेल से दो सेल में नॉर्मली डिवाइड कर गई और फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। इसमें भी ग्रोथ होगी और फर्दर इसका सेल डिवीजन चलता रहेगा। बोलो ठीक है क्या? ध्यान रखो बच्चे, सेल डिवीजन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपको मैंने बता रखा है कि बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर सेल का जो डिवीजन होगा, और मैं कह दूंगा ग्रोथ होती है। कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन सेम चीज है। बोलो ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, मैं इससे बोलूंगा भाई ग्रोथ को शो करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ करके ये बड़ा हो जाएगा बेटा, ना बिल्कुल नहीं। इनकी ग्रोथ को हम बेटा सेल डिवीजन की टर्म्स में ही मानते हैं। एक सेल से, एक बैक्टीरिया से मान लीजिए दो बैक्टीरिया यहां पर हो गए हैं, तो ये भी क्या शो कर रहे हैं? ग्रोथ शो कर रहे हैं, और यही रिप्रोडक्शन भी है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहा जाता है कि बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों मैंने? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। बोलो ठीक है ना। इतना संभाल लोगे। आगे देखो, पहली लाइन लिखी यहां पर कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हर सेल को, इस दुनिया की जितनी भी सेल्स हैं, अगर उनको सरवाइव करना है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को शो करना ही होगा। बोलो ठीक है ना। आगे देखिए, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ
अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। सर इसका यहाँ पर क्या मतलब है? ये लाइन बच्चों ये कहना चाह रही है कि याद करो हम भी कभी यूनिसेलुलर जाइगोट हुआ करते थे भाई, हमारे अंदर भी क्या थी बेटा भाई, एक सिंगल सेल। देखो बच्चे मैं ऐसे समझ सकता हूं, जो जाइगोट बना था बेटा, ये जो जाइगोट बना था ये भी कभी क्या था? सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। क्या थी बेटा? सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। और आज हम ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है बेटा मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स कहां से आई? ये अगर सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करके, ये बेटा सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करके हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, तो आज बताओ क्या हम भी इतने बड़े होते? नहीं होते बेटा, हम भी माइक्रोस्कोपिक ही रह जाते, सिंगल सेल ही रह जाते। तो वो ये लाइन यही कहना चाह रही है कि इस साइकिल, कौन सी साइकिल? सेल डिवीजन की साइकिल रिपीट कर करके आज हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गए बेटा? मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। क्या बेटा? मिलियंस ऑफ सेल्स। वो कहते हैं कि चाहे एनिमल की बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, सारी की सारी किससे मिलकर बनी है बेटा? मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और ये सारी की सारी मिलियंस ऑफ सेल्स सेल डिवीजन की देन है। किसकी देन है बच्चे? सेल डिवीजन की देन है। चलिए देखो बेटा सेल साइकिल क्या होता है ये हम समझेंगे। सेल साइकिल, सेल साइकिल का सिंपली मीन मैंने बोला, सेल ग्रोथ शो करेगी, सेल डिवाइड कर जाएगी, फिर से सेल ग्रोथ शो करेगी और फिर से सेल डिवाइड कर जाएगी। तो यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। यही क्या है बच्चे हमारे पास? सेल साइकिल। बोलो ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि इस सेल साइकिल के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। सुनो बच्चे, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट वाई विच अ सेल डुप्लीकेट्स। सेल डुप्लीकेट का मतलब सेल डबल हो जाएंगी, एक से दो हो जाएंगी, इट्स जीनोम। और साथ ही बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड कर गई, सेल डिवीजन के साथ साथ आपको प्लॉइडी का भी मेंटेन करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियासिस। ध्यान रखना बच्चे, अगर माइटोसिस हो रही है तो हम वहां पर आपको बताएंगे कि जब सेल डिवाइड करेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे सेम मतलब बेटा डीएनए भी हमारा क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैं सीधी भाषा में बोलूं तो जो हमारा जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी क्या करना पड़ जाएगा बेटा? डुप्लीकेशन करना पड़ जाएगा। क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेंगी तो बेटा इक्वली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बोलो ठीक है ना। आगे देखेंगे, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इन टर्म्स एज सेल साइकिल। वो कहते हैं कि सेल का डुप्लीकेशन तो होगा ही सही, साथ में जीनोम का भी कराना है। और बेटा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, ध्यान रखना जब सेल फर्दर एक से दो में डिवाइड करने वाली होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मीन जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। बोलो ठीक है ना। कुछ एक सेल ऑर्गेनल अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हुए या फिर सेल डिवीजन के टाइम पर वो बेटा डिसअपीयर हो जाते हैं तो उनको दोबारा रीसिंथेसाइज कर लिया जाएगा। बोलो ठीक है ना। चलिए सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ की हम यहां पर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म। भैया वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेल है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, मैंने बोल दिया कि देखो बच्चे यहाँ पर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो गया है। तो वो कह रहे सेल की ग्रोथ है, हम किस फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पर? साइटोप्लाज्म की फॉर्म में। तो वो कह रहे सेल की ग्रोथ कैसी रहती है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स। तो जब सेल ग्रोथ कर रही होगी साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी बढ़ेगा और डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो जाएगा। बोलो ठीक है ना। ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यहाँ पर चाहे किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना हो, चाहे डीएनए का सिंथेसिस करना हो, ये एक पर्टिकुलर स्टेज में ही होती है। क्या बोला बच्चे मैंने? ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में ही देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि डीएनए डबल ही तो करना है किसी भी स्टेज में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होंगी। कौन सी स्टेज में होती हैं? सेल साइकिल की एस फेज में, बताएंगे अभी। ओके, द इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जो इनके इवेंट्स हैं बेटा वो कह रहे हैं
चाहे सेल की ग्रोथ हो, चाहे डीएनए का डुप्लीकेशन करना हो, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करवा रहा है? इस सारी की सारी एक्टिविटी बेटा जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। क्या बेटा? जेनेटिकली कंट्रोल्ड। कहने का मतलब मैं चाहूं तो सेल का डिवीजन नहीं करवा सकता। मैं कहता हूं कि भाई सेल डिवाइड कर जाओ, नहीं करेगी बेटा, वो जेनेटिक कंट्रोल है। ओके। ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन वेरीज। वो कहते हैं कि जो सेल का डिवीजन, सेल के डिवीजन करने का टाइम पीरियड है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूंगा तो मेरी बॉडी की भी जो सेल्स हैं, सारी की सारी टाइप की जो सेल्स हैं डिवाइड करने में सेम टाइम नहीं लेंगी। कुछ सेल्स जल्दी डिवाइड कर जाएंगी और कुछ सेल्स को डिवाइड करने में बच्चे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे। आगे देखो, एंड ईच सेल टाइप, एग्जांपल दिया ह्यूमन सेल। तो बेटा नॉर्मल ह्यूमन सेल अबाउट 24 आवर। तो बच्चे यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि ऑल ह्यूमन सेल्स डिवाइड इन, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि ऑल ह्यूमन सेल्स, क्या बोलते बच्चे? ऑल ह्यूमन सेल्स डिवाइड्स इन 24 आवर, तो बेटा इसको गलत मार्क कर देना। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी की सारी सेल्स 24 आवर ही लगाएंगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी अच्छी होती है, तो बेटा वहां पर सेल डिवीजन हमें फास्ट देखने को मिल सकता है, और कुछ जगहों पर सेल डिवीजन की रेट स्लो होती है, तो वहां पर सेल डिवीजन हमें स्लो देखने को मिल जाएगा। बोलो ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी सेल्स के डिवीजन का टाइम बेटा इक्वल नहीं है। आगे देखेंगे, तो ह्यूमन का 24, ईस्ट का बेटा 90 मिनट। ईस्ट को डिवाइड होने में कितने लगते हैं बेटा? 90 मिनट, या फिर मैं कह दूं 1.5 आवर। तो ध्यान रखना, जिस तरह से ऑप्शन हो वैसे सेट कर लेना मामला। ई कोलाई को डिवाइड करने में लगते हैं बच्चे 20 मिनट। ये बेटा सेल डिवीजन का टाइम है। क्या है बच्चे? सेल डिवीजन का। सर हमने तो कहीं 18 मिनट पढ़ा है। बेटा 18 मिनट वो डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम है। क्या बोला मैंने? कि अगर ई कोलाई की सेल को डिवाइड करना होगा 20 मिनट लगेंगे, और इसके डीएनए का रेप्लिकेशन करना होगा देन 18 मिनट लगते हैं। ठीक है ना बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए अब देखो बच्चा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मैंने बोला सेल ग्रोथ करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, डिवाइड कर जाएगी, और फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। तो हमने सेल साइकिल को प्यारे बच्चों 2 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। पहली स्टेज का नाम है इंटरफेज और दूसरी है एनाफेज, मतलब माइटोसिस फेज। अब बेटा यहां पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि इंटरफेज में भी G1, S, G2 फेज आएंगी, और माइटोसिस में बेटा एम फेज, मतलब जो रियल सेल का डिवीजन पढ़ेंगे बेटा वो हम कहां पढ़ेंगे? एम फेज के अंदर। कहां पढ़ेंगे बेटा? एम फेज के अंदर। ये तो आप समझ सकते हो तैयारी का फेज है। किसका फेज है बच्चे? सेल, एक्चुअल सेल डिवीजन तो बेटा एम फेज में ही होता है। कहां होगा बेटा? एम फेज में ही होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट हो? नहीं है ना? चलिए देखो बेटा, ये सेल साइकिल मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये G1, S, और ये हो गया बेटा आपके पास G2। G1, S एंड G2। बोलो ठीक है ना? अरे संभाल लोगे इतना बेटा? बहुत शानदार। इसको थोड़ा सा चलो इधर रख देते हैं दूर। ठीक है ना? देखो बच्चे, अब यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस जीवन फेज से बेटा G2 फेज तक, इस जीवन फेज से G2 फेज तक की जो स्टेज है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाती है इंटरफेज। क्या कहलाएगी बच्चे? इंटरफेज। क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला बच्चे कि जो हमारी सेल डिवीजन की जो फेजेस हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में, इंटरफेज और दूसरी एम फेज।
तो इंटरफेज में भी मैंने क्या बताया, G1 S एंड G2। तो बेटा पहले G1 देन S देन G2। देखो बच्चे, तो यहां से यहां तक की जो फेज है ये कहला रही है आपके पास इंटरफेज। क्या कहलाएगी बेटा, इंटरफेज। अब देखो ये वाली जो फेज है यहां से यहां तक की, मैं इधर लिख देता हूं बच्चे, ये कहलाती है एम फेज। क्या कहलाती है बच्चे, एम फेज। अब एम फेज में भी क्या क्या है ध्यान से सुनना। एम फेज में बच्चे, एम फेज को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और यहां पर ये हो जाती है बच्चों साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगी बेटा, साइटोकाइनेसिस। बोलो, तो ये है बेटा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब हम मेनली यहां पर ये बात करने वाले हैं कि कौन सी फेज में क्या काम होता है। क्या बोला बेटा मैंने, कौन सी फेज में क्या काम होता है। चलिए बात करते हैं बच्चे डिटेल में। सुनो बेटा, देखो G1 फेज, G1 फेज में कोई आपसे पूछ ले तो बेटा G1 फेज में मेनली होती है सेल की ग्रोथ। सर सेल की ग्रोथ, हाँ बेटा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों G1 का मतलब ये है, G1 फेज का मतलब ये है, इसको मैं आगे बताऊंगा वैसे तो, गैप 1। क्या पढ़ते बेटा इसको, गैप फर्स्ट। तो यहां पर जो मेनली होती है बेटा, यहां पर जो मेनली होती है बेटा सेल की ग्रोथ। क्या हो जाती है बेटा, सेल ग्रोथ। तो यहां पर सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सर इसका मैंने दूसरा नाम और सुना हुआ है, हम G1 को बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं बच्चे, प्री सिंथेटिक फेज। सर प्री सिंथेटिक फेज इसको क्यों बोला आपने, सर इसको प्री सिंथेटिस या फिर सिंथेसिस फेज क्यों बोला बेटा। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, एस फेज। एस फेज का मतलब ही क्या हुआ, सिंथेटिक फेज। मतलब यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। आप समझ पा रहे होंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है, तो इसकी तैयारियां कहां हो गई होंगी, सारी की सारी G1 में ही हो गई होंगी। इसीलिए इसको बोला है प्री सिंथेटिक फेज। ध्यान रखना बेटा, हम लोग एमबीआई में पढ़ते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी मशीनरी चाहिए होती हैं, जो भी टूल्स चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए रहेंगे, तो बेटा जो एंजाइम्स चाहिए होंगे, जो भी टाइप की प्रोटीन्स चाहिए होंगी, मतलब डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए हमको जो भी कंटेंट चाहिए होगा वो सारा का सारा सिंथेसाइज कहां हो जाएगा, G1 के पास हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं है, हम क्लियर कट यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि यहां से यहां तक तो G1 फेज और यहां से यहां तक एस फेज। ये सिर्फ और सिर्फ हम पहचान लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर। अगर मैंने यहां पर बोल दिया है कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, क्या बोला बच्चे मैंने, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस लाइन को क्रॉस करने के बाद ही पूरी तैयारी यहां होगी और फिर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर। तो क्या होता है, ध्यान रखना, जितनी भी इसके लिए मशीनरी, जितने भी डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए बेटा एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे के सारे सिंथेसिस कहां हो जाएंगे बेटा, G1 में ही हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसीलिए इसको बोला है प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोला बच्चे, प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है ना। और इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। ओके, पहले इनके मतलब समझा रहा हूं मैं। ये हो गई आपके पास एस फेज। क्या हो गया बेटा, एस फेज। एस का मतलब है बच्चे सिंथेटिक फेज। एस फेज बोले तो, एस फेज बोले तो बेटा सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज बोलो। ठीक है ना। एस फेज क्या हो गया बेटा, सिंथेटिक फेज। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एस फेज के बारे में ध्यान रखना है कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन। बहुत अच्छी कहानी निकलने वाली है, पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं। ओके बेटा, तो यहां पर मैंने G1 में बोला मेनली सेल की ग्रोथ होगी, इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। बची हुई इंफॉर्मेशन अभी देखेंगे बच्चे। एस फेज को सिंथेटिक फेज कहा जाता है क्योंकि यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ध्यान रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन एक फिक्स स्टेज में ही होता है जिसका नाम है एस फेज। क्या है बच्चे, एस फेज। यहां पर
नेक्स्ट स्टेज का नाम है बेटा G2। क्या है बेटा? G2। G2 का मतलब है यहां पर गैप 2। G2 का मतलब क्या है बच्चे? इधर लिख देंगे हम। G2 का मतलब है बेटा यहां पर गैप 2, गैप सेकंड। ठीक है ना बेटा? अब देखो, अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि बच्चे प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है, G1, S, G2, अगर इस तरह से ऑप्शन हो और ऑल भी दिया हो तो आप क्या लगाओगे? जल्दी बोलो फटाफट। बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस का मतलब ये हो गया, भैया प्रोटीन का सिंथेसिस कहीं भी हो सकता है। आप बताओ, जीवन में जब सेल ग्रोथ कर रही है तो इसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? डीएनए के जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटा। और यहां पर प्री माइटोटिक फेज, इसको मैं बोलता हूं प्री माइटोटिक फेज, जब बेटा माइटोसिस की तैयारी चल रही होगी तो इसके लिए कुछ एंजाइम्स नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस तो कहीं भी हो सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? तो G2 फेज में भी प्रोटीन का सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। तो इसको मैं बोल देता हूं बेटा प्री माइटोटिक फेज। क्या बोल देता हूं? प्री माइटोटिक फेज। या फिर देखो बेटा, एस फेज के बाद की बात है ना ये, तो मैं इसको बोल देता हूं बेटा पोस्ट सिंथेटिक फेज। भैया जीवन को क्या बोला? प्री सिंथेटिक फेज। इसको क्या बोल दूंगा मैं? पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या बोल दूंगा बेटा? पोस्ट सिंथेटिक फेज। ठीक है ना बेटा? इधर भी टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलो, ठीक है ना? ये भी जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या होता है प्रोफेज में, क्या होता है मेटाफेज में, क्या होता है एनाफेज, टीलोफेज, और कैसे होती है साइटोकाइनेसिस। कैसे होती है बेटा साइटोकाइनेसिस? हम एक बार इस डायग्राम पर दोबारा आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। आपको इस डायग्राम में मैं पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि बेटा यहां पर डीएनए का अमाउंट कितना रहता है और लास्ट टीलोफेज तक कितना होता है और कितना चेंज होता है, कहां होता है, नहीं होता है। ऐसे ही हम क्रोमोसोम्स का भी हिसाब करेंगे। बोलो ठीक है ना? तो पहले इन फेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके बेटा, चलिए देखो, पहली फेज है इंटरफेज। क्या है प्यारे बच्चों? इंटरफेज। इंटरफेज को बोला है रेस्टिंग फेज। क्या बोला बेटा? रेस्टिंग फेज। सर सेल यहां पर रेस्ट करने आई है? नहीं बेटा, कहने का मतलब सेल के डिवाइड करने से पहले यहां पर कुछ तैयारियां चल रही है बेटा, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोल दिया है। सर इंटरफेज में क्या क्या होगा? इंक्लूड सेल ग्रोथ है। सर सेल जब इंटरफेज स्टेज में होगी, रेस्ट कर रही होगी, तब सर सेल ग्रोथ भी कर रही होगी। बिल्कुल बेटा, रेस्टिंग फेज का बिल्कुल ये मतलब मत निकालना कि यहां पर सेल में कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है। एक क्वेश्चन और याद आ गया, अगर बच्चे कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है जीवन में, एस में, G2 में, किसमें? ये भी जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। स्टेज वाइज मतलब फेज वाइज मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो आप बताओ बेटा, मेटाबॉलिकली सेल किसमें एक्टिव है? G1 में, एस में, G2 में या G0 में? बेटा मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? आपने जो लिविंग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, वहां पर आपको बताया जाता है कि मेटाबॉलिज्म तो चलेगी ही चलेगी। मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा अगर नॉर्मली बोला है ना कि मेटाबॉलिकली कौन सी फेज में सेल एक्टिव है, तो बेटा सारी सेल में एक्टिव है। भाई मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चलती रहती है, ऑल द टाइम चलती रहती है, तो हमारी सेल मेटाबॉलिकली बेटा सब में क्या रहती है? एक्टिव रहती है। बोलो ठीक है ना? आ जाओ। एंड डीएनए सिंथेसिस। सर इंटरफेज में ही होगी डीएनए सिंथेसिस? यस बच्चे। लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। कहने का मतलब सेल को डिवाइड करने में जितना भी टाइम लगता है, अकेले 95% का टाइम कौन ले जाता है? इंटरफेज ले जाती है। सर ओनली 5% टाइम में माइटोसिस हो जाती है? यस यस बच्चे यस। सुनो, फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज को क्या बोला बेटा? इंटरफेज को क्या बोला? फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ये यहां से यहां तक क्या है बच्चे? एम फेज है। ओके, आगे देखो, प्रिपरेटरी फेज, और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहां पर चलती हैं तैयारियां। ओके चलो, अब हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे जिसका नाम है G1 फेज। क्या नाम है बेटा?
जीवन फेज, गैप फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको? गैप फर्स्ट। तो जीवन फेज या फिर गैप वन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसको जीवन को बोला जाता है बेटा प्री सिंथेटिक फेज। अब आपको बताया जा चुका है कि इसको प्री सिंथेटिक फेज क्यों बोला। इसको प्री सिंथेटिक फेज बच्चों क्यों बोला? प्री सिंथेटिक फेज इसलिए बोला क्योंकि एस फेज से पहले प्रेजेंट है, एस फेज से पहले ये स्टेज आती है, इसलिए इसको बोला है प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोला बेटा? प्री सिंथेटिक फेज। सुनिए, और क्या बोलते हैं जीवन को? इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज। बेटा जीवन को क्या बोला? इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज। देखो बच्चे, जीवन को हमने बोला है इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज। अब देखो क्वेश्चंस कितने प्यारे प्यारे आते हैं। वो कहते हैं कि जीवन फेज इज द इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज एंड एस एंड G2 फेज, एस एंड एम फेज। बेटा रिवर्स नहीं चलना है, हमको रिवर्स नहीं चलना है, हमको आंसर करने हैं इस तरह से बेटा, क्लॉकवाइज। इस तरह चलना है हमको, क्लॉकवाइज। बोलो ठीक है ना? ध्यान रखना, ये जो पूरी सेल साइकिल पर एरो लगे हुए हैं ये क्लॉकवाइज के हिसाब से लगे हुए हैं, और एनसीईआरटी ने G0 में मान रखा है एंटी क्लॉकवाइज। ये एरो भी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीवन इज द इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज, या फिर एस एंड एम फेज भी बोल सकते हैं। नहीं बच्चे, हम बोल सकते हैं एम एंड एस फेज, क्योंकि सेल साइकिल हमारी कैसी चल रही है? क्लॉकवाइज। कैसी चलती है बच्चे? क्लॉकवाइज। तो इसीलिए बोला है कि इंटरवल बिटवीन एम एंड एस फेज और इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोला बच्चे? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इधर देखो बच्चे, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अरे मैंने क्या बोला कि इनिशिएशन। बिल्कुल, मान लो यहां पर तैयारियां हो चुकी थी डीएनए के रेप्लिकेशन की, लेकिन यहां आते आते डीएनए रेप्लिकेशन करने लग गया, यहां आते आते डीएनए रेप्लिकेशन करने लग गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हम क्लियर कट लाइन ड्रॉ बच्चों नहीं कर सकते, ठीक है ना? बस हमने मान लीजिए यहां से डीएनए को रेप्लिकेशन करते हुए देख लिया, हम बोल देंगे ये एस फेज स्टार्ट हो गई। क्या होगी बेटा? एस फेज। हम क्लियर कट लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। बोलो ठीक है ना? चलिए आ जाओ। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल। तो बेटा जीवन फेज में हमारी जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ को शो करती रहती है। सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था कि भैया जो हमारी सेल्स है, ऐसा नहीं है कि पहले मेटाबॉलिज्म नहीं चल रही थी, चल रही थी बेटा। जीवन में भी मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रही है, एस में भी, G2 में भी, एम में भी। सेल थ्रू आउट लाइफ मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करती रहेगी अगर उसको जिंदा रहना है तो। बोलो ठीक है ना? तो यहां पर लिखा हुआ है सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म इसकी बढ़ गई होगी, ठीक है ना? प्रिपेयर मशीनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। प्रिपेयर मशीनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मैंने क्या बताया था कि मैंने बोला कि ऐसे फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चों तैयारियां पहले ही शुरू हो गई होंगी, तैयारियां पहले ही शुरू हो गई होंगी। तो वो यही कह रहे हैं कि भैया ऐसे फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो, इससे पहले हमने तैयारियां कहाँ कर ली थी मेरे प्यारे बच्चों? जीवन फेज में ही कर ली थी। इसीलिए इसको बोला है कि यहीं पर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी हमको मशीनरी चाहिए होती है, यहाँ पर मशीनरी कहने का मतलब है टूल्स। और आपने टूल्स पढ़ रखे हैं कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। हमको कई सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना बच्चे? तो उन टूल्स की बात कर रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब देखो यहां पर भी कंट्रोवर्सी होगी बेटा। सेल वाले चैप्टर से इतने शानदार क्वेश्चंस बनते हैं, मैं भी लास्ट में कराऊंगा बेटा। लेकिन अभी सुनो, वो कहते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन।
आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी यही होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैंने आपको क्या बताया कि जब बेटा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो बताओ बेटा एंजाइम्स की तो पल पल जरूरत पड़ रही होगी। तो एंजाइम्स मतलब प्रोटीन, और एंजाइम क्या है बेटा, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं बेटा, तो प्रोटीन तो हमेशा बन रही होगी। ठीक है बेटा, सारी स्टेजेस में बन सकती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बात की गई है कि भैया यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो रहा होगा। बोलो ठीक है क्या? आगे देखेंगे। अब हमारे पास है बेटा एस फेज। क्या है बच्चे? एस फेज। ओके, एस फेज में, एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल यहां पर क्या हो जाता है? डबल। अब ये वाली बातें आपको बतानी है कि कैसे डबल हुआ, क्रोमोसोम का हिसाब क्या है, डीएनए का हिसाब क्या है। ओके बच्चे, अभी सुनते रहेंगे सिर्फ, जब तक इतना ध्यान रखो कि एस फेज के अंदर हमारा जो डीएनए है वो हो रहा है डबल। वो कहते हैं नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। अब सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स और आरएनए भी हो सकता है। कहने का मतलब हमने हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए की मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमने बोला था क्रोमोसोम। क्या बोला था बच्चे? क्रोमोसोम। लेकिन सर बात समझ नहीं आई, डीएनए ही मिलकर क्रोमोसोम बना रहा है और क्रोमोसोम के नंबर सेम है और डीएनए डबल हो गया, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? बाद में समझाएंगे। ओके बच्चे, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे बिल्कुल डायग्रामेटिकली क्लियर, कंसेप्ट विल बी एट योर फिंगर टिप्स। ओके, बने रहिए। सुनो बच्चे, दैट इज रिमेन्स सेम, दैट इज रिमेन्स सेम। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एस फेज में ध्यान रखना डीएनए बना, और आप जानते हो डीएनए बना, साथ में क्या बनी है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, अरे बताया था भाई, इधर देखो बच्चे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर ये क्या कर गए थे बेटा? ये क्या कर गए थे बेटा? इनको मैंने बोल दिया था क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोला था बच्चे? क्रोमेटिन मटेरियल। और मैंने बोला इसकी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर मैं कहता हूं मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ही क्या कहलाता था? जल्दी बोल दो फटाफट, क्रोमोसोम। क्या कहलाया बेटा? क्रोमोसोम। और ये हो गया हमारे पास क्रोमेटिन। क्या हो गया मेरे बच्चे? क्रोमेटिन। बोलो ठीक है ना? तो ध्यान रखना डीएनए भी बना है और हिस्टोन प्रोटीन भी बनी है। ओके बच्चे, कहां पर? एस फेज में। अब स्पेसिफिक बात आ रही है, वो कहते हैं इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल डीएनए का जो रेप्लिकेशन है बेटा कहां हो जाएगा? न्यूक्लियस। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ध्यान रखना यहां पर एनिमल सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हुआ है और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हुआ है, एस फेज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए का रेप्लिकेशन बच्चे न्यूक्लियस के अंदर होता है और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और ठीक है ना? ये सेंट्रियोल क्या होते हैं बताएंगे बेटा, न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं। ये एनिमल की सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। एनिमल सेल को डिवाइड करने में बच्चे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे। G2 फेज, G2 फेज में क्या होगा? गैप 2, पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या बेटा? पोस्ट सिंथेटिक फेज। यहां पर भाई एस फेज के बाद इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज, और मैं क्या कह सकता हूं? देखो बेटा G2 के बाद अब हम चलने वाले हैं एम फेज में, तो इसीलिए इसको बोला है प्री माइटोसिस फेज। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। मैंने क्या बोला? प्रोटीन तो बेटा कहीं भी बन सकती है, प्रोटीन तो कहीं भी बन सकती है भैया। G1 में भी बन रही थी, एस में भी बन रही है, G2 में भी बन रही है, और मेटाबॉलिकली थ्रू आउट द सेल साइकिल कंप्लीट, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है हमारी सेल। ओके, सेकेंड ग्रोथ फेज भी इसको कहते हैं। ओके, चलिए सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल G1 S G2 ये सब हमने देख लिया है। एक सेकंड का पॉज करेंगे बच्चे। चलिए ओके।
चलो एक फेज और है, उसके बाद हम डीएनए और क्रोमोसोम का हिसाब करते हैं। ओके, इस इकलौती फेज को क्यों छोड़ना है। क्विसेंट की भी बात कर लेते हैं। क्विसेंट फेज को जी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि सेल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कहने का मतलब सेल, कुछ हमारी बॉडी की सेल्स ऐसी होती हैं जिनको डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपने आप को सेल साइकिल से क्या कर लेती है बच्चे, आइसोलेट कर लेती है। अब देखो बेटा, सेल साइकिल से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, जी नॉट। एग्जिट जीवन फेज, अगर सेल साइकिल से एग्जिट करना है तो जीवन फेज मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई थी सेल साइकिल की, हम वहीं से रुक जाएंगे। बोलो ठीक है ना। सुनो, एग्जिट जीवन फेज एंड एंटर्स इन एन इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज सेल्स इन जी नॉट, ठीक है ना बेटा। और फिर मैं इसको क्या बोल सकता था, सस्पेंडेड इसमें चलेगी बेटा। तो सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती। मैंने आपको बताया बेटा, सेल हमारी हर कंडीशन में, किसी भी फेज में हो, हमारी सेल हर स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहने वाली है। ओके, व्हाट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, वो कर रहे हैं, ठीक है भाई, मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं कर रही है। जैसे कुछ सेल्स हैं बेटा जो क्विसेंट स्टेज में चली जाती हैं, हमारी हार्ट की सेल्स हो गई, न्यूरॉन सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, ये क्या करती हैं बेटा, अरेस्ट हैं, सेल साइकिल में अरेस्ट हैं जी नॉट फेज में, ये फर्दर डिवीजन शो नहीं करती हैं। संभाल लोगे इतना, बहुत शानदार। अब सुनो बेटा, अब हम चलते हैं फिर से अपने पुराने डायग्राम पर। यहां पर एक बार देख लेते हैं डीएनए और क्रोमोसोम्स का हिसाब। क्या देख लेते हैं बेटा, डीएनए और क्रोमोसोम का हिसाब। बोलो ठीक है ना। चलो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। सुनो, कोई बात नहीं, देखो बेटा, G1 एस G2, ठीक है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही रहती है, आज आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चे, मैंने क्या बोला कि जो हमारी सेल है, जो हमारी सेल है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हमारी सेल इंटरफेज स्टेज में ग्रोथ जरूर कर रही है, न्यूक्लियस अभी बरकरार है बेटा, न्यूक्लियस अभी एज इट इज है, ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियस अभी है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो G1 एस G2 में न्यूक्लियस है, प्रोफेज की लेट प्रोफेज में गायब हो जाता है, मेटाफेज में न्यूक्लियस नहीं होता, एनाफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, और टीलोफेज में फर्दर आने लग जाती है। ओके, इन सब के डायग्राम मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। बोलो ठीक है ना। तो कहने का मतलब, पहले हम बात कर लेते हैं, मैं एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, एनसीईआरटी कहती है कि जीवन फेज में, जीवन फेज में बेटा, जीवन फेज में, जीवन फेज में अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अमाउंट ऑफ डीएनए, क्या बेटा, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज 2C, कितना बेटा, 2C। मैं पहले डीएनए का हिसाब दूंगा, उसके बाद बेटा आपको क्रोमोसोम का हिसाब दूंगा। बोलो ठीक है ना। अब देखो, मैंने बोला अमाउंट ऑफ डीएनए 2C हो गया बेटा, तो सर अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, तो सर यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को 2n से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को 2n से। ये कौन सी फेज की बात चल रही है, फोकस रखना बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है इस वाले चैप्टर में, और कोई दिक्कत नहीं आती, संभाल लोगे। सुनो, तो मैंने बोला कि अगर अमाउंट ऑफ डीएनए जीवन फेज में 2C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, और सर आपने हमें यह भी बताया है कि एस फेज में डीएनए का होता है रेप्लिकेशन,
एस फेज में क्या हुआ बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन। सर आप ये कहना चाहते हो कि एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट है, वो 4C हो जाएगा? यस बच्चे, डीएनए का अमाउंट कैसा हो जाएगा, 4C हो जाएगा। सर आपने ये भी बताया था कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा। क्रोमोसोम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेंगे। क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ये कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर अमाउंट ऑफ डीएनए बड़ा है तो क्रोमोसोम के नंबर सेम कैसे होगा, ये कैसे हो गया। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चे, देखो जो जीवन फेज का क्रोमोसोम था, मैंने क्या बोला, जीवन फेज का क्रोमोसोम था। देखो बेटा क्रोमोसोम समझ आए उससे पहले वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। मैंने बोला ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बना दिया आपके पास, क्या बना दिया था बेटा, बना दिया था आपके पास, क्या बना दिया था बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल। और मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल की क्या कहलाती थी, क्रोमोसोम। कहने का मतलब क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए सब एक ही है सर, यस एक ही है बेटा। अभी आप क्या मानो इसको, एक ही है। ओके अब सुनते रहना, मैंने बोला कि जो हमारा डीएनए होगा, या फिर जो हमारे क्रोमोसोम होंगे जीवन फेज में जो क्रोमोसोम है बेटा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जीवन फेज में जो क्रोमोसोम है वो ऐसा दिखाई देगा, और इसमें जो डीएनए है वो कितना है, 2C है। जीवन फेज में जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2C है। सर अमाउंट ऑफ डीएनए बड़ा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम कैसे, तो देखते रहना बेटा, इसको मैं एक काउंट करता हूं, कितने क्रोमोसोम काउंट करता हूं, एक काउंट करता हूं। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो बेटा यहां पर जो एस फेज के अंदर क्रोमोसोम दिखाई देगा आपको वो ऐसा हो जाता है। वो कैसा हो गया बेटा, ऐसा हो गया। ओ माय गॉड ये क्या हो गया सर, यहां पर कितने क्रोमोसोम, एक। सर यहां पर कितने क्रोमोसोम, एक। सर बेवकूफ बना रहे हो आप हमें, ना बेटा बेवकूफ नहीं बना रहे हैं हम आपको। याद रखना ये जो क्रोमोसोम से जो ये जो दोनों क्रोमेटिड्स जिस चीज से अटैच्ड है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर। अब सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला अगर कोई आपसे ऐसे पूछे इन जीवन फेज, बेटा जीवन फेज में बेटा कोई आपसे पूछे कि एक क्रोमोसोम बराबर कितने क्रोमेटिड, जीवन फेज में एक क्रोमोसोम बराबर एक क्रोमेटिड है, ऐसी बात है क्या, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सर हमने तो ये पढ़ रखा है एक क्रोमोसोम बराबर दो क्रोमेटिड। बेटा स्टेज टू स्टेज बात बदल जाएगी, ध्यान से सुनते रहना। मैंने बोला जीवन फेज में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, एक ही क्रोमेटिड है। लेकिन बेटा एस फेज में आते आते ये क्या हो गया सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितना है, एक क्रोमोसोम। लेकिन एक क्रोमोसोम बराबर एक और दो, इन दोनों को बोलते हैं क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम बराबर दो क्रोमेटिड, ये क्या बात हुई, बिल्कुल बेटा यही तो बात है। सुनो फिर से सुनो, मैंने बोला जीवन फेज में इसको मैं क्या मानूंगा, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड। मतलब सर जीवन फेज में क्रोमोसोम इक्वल्स टू क्रोमेटिड, यस बस यही तो याद रखना है कि जीवन फेज में जितने क्रोमेटिड उतने ही क्रोमोसोम। लेकिन बेटा एस फेज में क्या हुआ कि बेटा क्रोमोसोम अभी भी मैं एक काउंट कर रहा हूं और क्रोमेटिड हो गए हैं दो। मैंने बोला डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, अरे डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है लेकिन अलग नहीं हुए हैं, क्या बेटा अलग नहीं हुए हैं, बोलो ठीक है ना। आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो। जैसे बच्चे आप देखो बेटा ये कोई एक चीज है, ठीक है ना, इसका साइज बढ़ा दिया, इसका क्या होगा बेटा, साइज बढ़ गया, तो इसको मैं दो थोड़ी काउंट करूंगा, काउंट तो अभी एक ही करूंगा क्योंकि दोनों के दोनों क्रोमेटिड हमारे सेंट्रोमियर से भी अटैच्ड है। किससे अटैच है बच्चे, सेंट्रोमियर से अटैच है, बोलो ठीक है ना। अरे क्लियर है ना, बिल्कुल बेटा। तो कहने का मतलब, अरे वैसे समझ लो आप लोग चोटी बनाते हो, ठीक है बेटा, दो को लपेट के चोटी बना ली।
अब क्या हो गया, आपने 3 को लपेट के चोटी बना ली, लेकिन चोटी तो एक ही काउंट करेंगे ना, अरे चोटी तो एक ही काउंट करेंगे ना बेटा। तो कहने का मतलब चोटी यहाँ पर मोटी हो गई है, चोटी क्या हो गई बच्चे, मोटी हो गई, लेकिन अभी भी मैं इसको एक ही काउंट करूंगा, 1 क्रोमोसोम बराबर 2 क्रोमेटिड हो गया। ये बात है जिसको समझ में आ गई, आगे का सारा आसान पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे। सर G2 में बताओ, G2 में भी बेटा डीएनए का जो अमाउंट रहेगा वो अभी 4C ही है। सर क्रोमोसोम अभी 2N ही है। सर आप ये कहना चाहते हो कि G2 में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, G2 में भी ऐसा ही क्रोमोसोम होगा सर, 1 क्रोमोसोम बराबर 2 क्रोमेटिड वाला। हाँ बेटा, 2 क्रोमेटिड वाला 1 क्रोमोसोम होगा G2 फेज में भी। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर ये 4C हो गया और ये 2N। बोलो ठीक है ना। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर दिखेगा, मैं बना देता हूं आपके लिए। ये लो बच्चे, यहाँ पर भी अभी आपका क्रोमोसोम क्या है बेटा, 1 क्रोमोसोम बराबर 2 क्रोमेटिड वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम आ गए हैं बेटा प्रोफेज में। अब देखो प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज में सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं। फिर से सुनो बच्चे, प्रोफेज स्टेज में सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर होने लग जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लग जाएगी और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं कि जैसे ही सेल हमारी प्रोफेज स्टेज में एंटर करती है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल का होने लगता है कॉम्पैक्शन। क्या होने लग जाता है, कॉम्पैक्शन। हम बात करते हैं क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम की स्टडी करनी है। आपकी एनसीईआरटी कहती है अगर आप चाहते हो कि क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करो, स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो आपको मेटाफेज में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, मेटाफेज में। सर आप ये कहना चाहते हो वैसे नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते? बेटा नहीं होंगे, नॉर्मल सेल के अंदर यहां पर हमको क्लियर कट क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे बेटा, है ना, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल हमारा पड़ा रहता है। ओके, तो आप बताओ अगर प्रोफेज स्टेज में, मान लो प्रोफेज स्टेज में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो कुछ इस तरह से है, अभी क्रोमोसोम क्लियर कट बने नहीं है, इस तरह से आपको थ्रेड दिखाई देंगे, मैं आपको क्लियर कट डायग्राम दिखाऊंगा। ओके बेटा, वेट। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमोसोम दिखाई कहां देंगे, क्रोमोसोम कैन सीन इन, क्वेश्चन लिख दूं मैं, क्रोमोसोम कैन सीन इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अगर एक चूज करना पड़े मेटाफेज, लेकिन ध्यान रखना बेटा क्रोमोसोम को हम प्रोफेज में भी देख सकते हैं, मेटाफेज में भी देख सकते हैं, एनाफेज में भी देख सकते हैं, टीलोफेज में फिर से जो कॉम्पैक्शन हुआ था फिर से अलग अलग होने लग जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो क्लियर कट जो हमको सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे क्रोमोसोम वो मेटाफेज पर दिखाई देंगे, लेकिन क्रोमोसोम की जो कॉम्पैक्शन की प्रोसेस है, मतलब क्रोमेटिन थ्रेड की जो कॉम्पैक्शन की प्रोसेस है वो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना यहां पर भी बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, यहां पर भी बिल्कुल सेम रहेगा। सुनो प्रोफेज में भी बेटा, प्रोफेज में भी क्या रहेगा, डीएनए का अमाउंट, प्रोफेज में बेटा डीएनए का अमाउंट 4C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2N। मेटाफेज में बोलो बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, अमाउंट ऑफ सर क्रोमोसोम 2N, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 2N। अब मैंने बोला कि इस तरह का, कैसा बेटा, इस तरह का बेटा, देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना, ये और ये जो मैंने ये लिखा है वो यही तो है। मैंने बोला भाई 4C यहां से चला रहा है एस फेज से, 4C 2N 4C 2N 4C 2N 4C 2N। सर 4C 2N मतलब ऐसा वाला दिखाना चाह रहे थे आप? हाँ, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी क्या है, सेम। एक जगह एनसीईआरटी ने आपको स्टार्टिंग में बात की है कि एस फेज में क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन हुआ है, मतलब चोटी का डुप्लीकेशन हुआ है, क्रोमोसोम नहीं लिखा है। तो बच्चे वहां पर कई बार देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एनसीईआरटी में ये लिख रखा है कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया एस फेज में।
एस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं। आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखो, नीचे नीचे लिख रखा होगा, वहां पर क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हुआ है। किसका हुआ बेटा? क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हुआ है। आई बात? अब ध्यान से सुनो। एनाफेज की जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, चलो देख ही लेते हैं। एनाफेज का जब आप डायग्राम देखते हो तो देखो बच्चे, यहां पर मैंने बोला जो 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था, ये 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर भाग गया, एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर भाग गया। अब इसको भी मैं क्या काउंट करूंगा? अलग एक क्रोमोसोम। इसको मैं क्या करूंगा? अलग एक क्रोमोसोम। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी ये एक क्रोमोसोम था, अब मैंने इसको अलग अलग कर दिया, अब इसको 2 क्रोमोसोम बोलोगे? यस यस, यही तो बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो एक क्रोमोसोम था 2 क्रोमेटिड वाला, अब वो फिर से जीवन की तरह हो जाएगा। एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम बराबर एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम इक्वल्स टू एक क्रोमेटिड। समझ में आया? मैं यही बताना चाह रहा था। अब सुनो बच्चे, आ जाते हैं अपने वापस डायग्राम पर। सुनो इसमें देखो बच्चे, मैंने बोला एम फेज में, और जब एना फेज का आपने डायग्राम अभी देखा, देखो बेटा मैं रफली डायग्राम बना देता हूं इधर। इधर देखो बच्चे, एनाफेज की जो सेल है वो आपने कुछ इस तरह से देखी होगी। एनाफेज की जो सेल है वो आपने कुछ इस तरह से देखी होगी, और यहाँ पर देखा होगा एक किलोमीटर ऊपर भाग रहा है अपोजिट पोल पर, और ये इससे ऐसे जुड़े रहते हैं। रफली बना रहा हूँ बेटा डायग्राम, थोड़ा कंसेप्ट पर फोकस रखेंगे। ओके, ये बाकी सारी चीजें बाद में बात करेंगे, अभी हम क्रोमोसोम और डीएनए का हिसाब कर रहे हैं। ओके बच्चे, अब सुनो, मेटाफेज का डायग्राम आपने कैसे देखा था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट। मेटाफेज का डायग्राम ऐसा देखा, गोल गोल। कैसा देखा बच्चे? गोल गोल। ये क्या हो रहा था? ये मैंने बोला मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह से क्रोमोसोम अरेंज थे, इस तरह से क्रोमोसोम अरेंज थे। देखते रहना ध्यान से। और ऐसे बनाते, चलो कोई नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। देखो बेटा, ये मेटाफेजिक प्लेट में थे। सर आप ये कहना चाहते हो कि मेटाफेज स्टेज में अभी सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो गए थे? हाँ, मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो गए थे, लेकिन मेटाफेज में अभी भी एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड की बात चल रही है। जैसे ही हमारी सेल एनाफेज में एंटर करती है, जैसे ही हमारी सेल एनाफेज के अंदर एंटर करती है, ये बेटा जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में, इनको मैं बोलता हूं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलता है बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? अलग अलग। क्या हो जाते हैं? अलग अलग। बताओ बेटा, इस सेल में क्रोमोसोम काउंट करो, क्रोमोसोम 1 2, कितने क्रोमोसोम है? 2। यहां पर बेटा 4, कितने हो गए बेटा? 4। इधर देखो बच्चे, तो कहने का मतलब इस जब एनाफेज स्टेज में जब एनाफेज स्टेज में हम पहुंचे, तब देखा कि यहां पर दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए। अब एनाफेज स्टेज में मैं काउंट करूंगा, एक क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोसोम, इस तरह से 1 2 3 4, मतलब 2 से कितने हो गए? 4। सर आप ये कहना चाहते हो एनाफेज स्टेज में आने पर जो हमारी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल कर गए? यस बेटा, यस। पहली बार एनाफेज स्टेज में मैं लिखने जा रहा हूं डीएनए का अमाउंट अभी भी क्या है बेटा? 4C। डीएनए का अमाउंट अभी भी क्या है? 4C। लेकिन बेटा जो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पहली बार हमें देखने को मिले हैं डबल। ये डबल कैसे हुए? ये बात समझ में आई आपको? आ गई होगी। सुनो बच्चे, नहीं आई तो बताओ, दोबारा बताऊं? आ गई बच्चे? सुनो, तो एनाफेज स्टेज में ये डबल कैसे हुए? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल कैसे किए? ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा हम बढ़ते हैं टीलोफेज स्टेज में। कहां पढ़ेंगे बेटा? टीलोफेज स्टेज में। टीलोफेज स्टेज की कहानी देखते हैं। टीलोफेज की अगर आपको किसी को सेल याद आ रही हो तो बेटा देखो, मैं इसी को टीलोफेज में कन्वर्ट कर देता हूं।
टीलोफेज की जब आपको कहानी याद आ रही होगी तब आप वहां पर देखते हो कि टीलोफेज स्टेज में फर्दर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराइज होने लग जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बेटा? आने लग जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई। आप ध्यान से देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम? 2। पूरी सेल में कितने? 4। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पर सेल कितने न्यूक्लियस, सॉरी पर सेल कितने क्रोमोसोम हैं, देन आप कह देना 4। पर न्यूक्लियस कितने हैं? 2। हमसे कुछ भी नहीं बोला जाता है, हम आंसर पर न्यूक्लियस के हिसाब से ही देते हैं। क्या बेटा? हम आंसर पर न्यूक्लियस के हिसाब से ही देते हैं। जल्दी बोलो फटाफट, ये बात समझ में आ गई? आ गई तो हाँ कर दो यार। सुनो बेटा, मैंने बोला देखो बच्चे, एनाफेज की अभी मैंने आपको सेल दिखाई, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2n से कैसे 4n हुआ। भैया डीएनए तो अभी भी क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। ये कह रहा अभी भी सेम आ रहा है। अब इधर देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, अरे इनके ऊपर क्या आ गई बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई ना। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से क्या हो गए? आधे। आधे नहीं हुए, सेल तो अभी भी एक ही है, सेल डिवाइड नहीं की, लेकिन हम आंसर देते हैं इसका पर न्यूक्लियस के हिसाब से। कैसे देते हैं बेटा? पर न्यूक्लियस के हिसाब से आंसर देते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब सुनो आगे, टीलोफेज स्टेज में अब बताओ बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा अभी भी, अरे बोल दो यार, अमाउंट ऑफ डीएनए फिर से कितना हो जाएगा पर न्यूक्लियस? 2c। कितना बेटा? 2c। नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से क्या हो गए? 2n। ये जो जवाब है ये हमने रिप्लाई किया है बेटा पर न्यूक्लियस के हिसाब से। कैसे किया बच्चे? पर न्यूक्लियस। बता दो यहां तक कोई डाउट? अब आप समझ गए होंगे, जब हमारी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, क्या बताओ जैसी जीवन के अंदर थी 2c 2n, क्या 2c और 2n वाली कहानी फिर से वापस आ गई? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा। समझ में आ गई तो हाँ कर दो फटाफट, बहुत तेजी से। जल्दी बता दो फटाफट बेटा, क्लियर है ना बेटा? तो ध्यान रखना, यहां पर भी जो हमारा क्रोमोसोम है ऐसा ही दिखेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन जो एनाफेज स्टेज थी, एनाफेज स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम है वो फिर से अलग अलग हो जाएंगे। मतलब सर एक क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुकी थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या आ गई थी बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आओ हम इसको समराइज करते हैं एक बार, है ना बच्चे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये बेटा, है ना? थ्योरी तो इसकी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही था। संभाल लोगे इसको? बहुत शानदार। कहाँ चला गया? ये देखो, अच्छा बेटा ये हम हिसाब देखते हैं, हिसाब देख लेते हैं, फटाफट नजर मारो एक बार। देखो बेटा, माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस में अभी मैंने आपको बताया था कि G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें हमने आपको बताया था अभी डायग्राम के तहत डीएनए और क्रोमोसोम का हिसाब। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो हमारी जीवन में सेल है और उसके अंदर क्रोमोसोम 2n और डीएनए का अमाउंट मैं रिप्रेजेंट करता हूं 2c। तो कहने का मतलब जो जीवन में मैंने आपको बना के दिखाया था बेटा, जीवन में तो यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम था, यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था बेटा, ऐसा दिखाई दे रहा था। सर आपने ये बताया था कि जीवन सेल के अगर जीवन स्टेज में आपसे पूछे तो सर हम क्या कहें? जीवन में जब कोई आपसे पूछे तो आप ये कह देना सर जीवन स्टेज में 1 क्रोमोसोम, बेटा समराइज कर रहा हूं इसको, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमैटिड।
वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमेटिड। संभाल लोगे। अब देखो सर एस फेज में आप कहते हो कि डीएनए का अमाउंट तो 4C हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह गए, सेम रह गए। मैंने बोला एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हुआ। अरे भाई आप जब अपनी नॉर्मल चोटी में आर्टिफिशियल चोटी लपेट के मोटी चोटी बना लेते हो तो क्या उसको 5 चोटी काउंट करते हो? अरे लपेट लिया है तो एक ही चोटी, तो एक ही काउंट करेंगे, लेकिन उसमें आर्टिफिशियली है ना। कहने का मतलब वो आपस में चिपकी हुई है। जब तक चिपकी हुई है, काउंट है, नॉर्मल रबर बैंड लगा रखा है, सिंगल रबर बैंड लगा रखा है, चोटी अभी भी एक ही काउंट होगी। ठीक इसी तरह एस फेज में डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी क्या है, सेम। सर तो दिखाई कैसे देगा? ऐसा दिखाई देगा। हाँ बोल दो यार। कहने का मतलब इस तरह से डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, इसीलिए मैं इसको अभी भी क्या काउंट करूंगा, एक क्रोमोसोम। लेकिन आप बताओ देख के इसमें क्रोमेटिड कितने हैं? 2। कितने बेटा? 2। सर आप ये कहना चाहते हो कि एस फेज के अंदर एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। यस मेरे प्यारे बच्चे, यही कहना चाहता हूं मैं। बोलो ठीक है ना? संभाल लोगे क्या? इधर देखो सर G2 फेज में 4C2N 4C2N। अब देखो बेटा सर यहां पर भी सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब हम स्टेज एंटर करते बेटा माइटोटिक फेज में, मतलब एम फेज में। कहां एंटर करते बेटा? एम फेज में एंटर करते हैं। और एम फेज की सबसे पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। क्या बेटा? प्रोफेज। प्रोफेज में भी अभी भी डीएनए का अमाउंट कितना है? 4C। भैया प्रोफेज में भी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है और कुछ सेल ऑर्गेनल गायब हुए हैं। बोलो ठीक है ना? तो ध्यान रखना अभी भी उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कहां चला गया? जो एस फेज में डबल हुआ था अभी भी उतना ही है। तो ध्यान रखना प्रोफेज के अंदर अमाउंट ऑफ कंटेंट अभी भी कितना है बेटा? 4C। और क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 2N। सर मतलब यहां पर भी सेम? हाँ बेटा यहां पर भी सेम। एम फेज में क्या हुआ? मेटाफेज स्टेज याद करो। मेटाफेज में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस तरह की सेल होगी, है ना, ये क्रोमोसोम अभी भी डबल चोटी वाले हैं, ठीक है ना, इस तरह से रेंज है। इनको मैं 2 काउंट कर लेता हूं, एक क्रोमोसोम, फिर से बता देता हूं ऐसी क्या बात होगी। सुनो बेटा, मेटाफेज वाली जो सेल है वो आपने ऐसी वाली देखी है, ऐसी देखी है, ओके। ये मेटाफेज की सेल है। किसकी सेल है? सॉरी इसको हटा देते हैं पूरा। नॉर्मल क्रोमोसोम देखो, ये लो बच्चे, ठीक है ना। ये मेटाफेज में इस तरह से आपने देख लिया, अरेंज थे। अभी भी मेटाफेज स्टेज में क्या था बेटा? एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? 2। मेटाफेज में अभी भी 4C2N। अरे यार सारा चला गया क्या? चलो वापस लेके आते हैं उसको। सारा चला गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। सुनो बेटा, मिट गया, फटाफट बना देता हूं। मैंने आपको बताया जीवन में जो हमारी सेल है वो कैसा दिखाई देगा? वो इसमें जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से दिखाई देगा। और मैंने साथ ही लिखा था बेटा यहाँ पर एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड। बोलो ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। भैया आर्टिफिशियल चोटी लगा ली थी, चोटी मोटी हो गई लेकिन जुड़ी अभी भी एक में ही है दोनों, तो इसको मैं अभी भी क्या काउंट करूंगा बेटा? एक क्रोमोसोम ही काउंट करूंगा, एक क्रोमोसोम। लेकिन अब कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड हो गए, ओके बेटा। सेम G2 फेज में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब बात आती है एनाफेज। देखो बेटा
यहाँ तक तो ट्रेंड सेम चल रहा है। एनाफेज में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी 4C का ट्रेंड चला रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया डबल। क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। ये कैसे हो गए, देखो बेटा एनाफेज की जो स्टेज वाली सेल है वो हमने आपको दिखाई है कि बेटा जो एनाफेज की स्टेज होती है वो इस तरह से होती है। ये लेके भाग गए थे अपने अपने पोल पे, है ना, एक एक क्रोमेटिड को। तो देखो इनको काउंट करो, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर भैया मेटाफेज की अभी बना के दिखाई थी, गायब हो गई, कोई बात नहीं। ऐसे मान लो अभी मेटाफेज में क्या था बेटा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, लेकिन ये आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग हो गए हैं अब इनको एक काउंट करेंगे। भैया अब आपने आर्टिफिशियल चोटी निकाल दी है तो बेटा अभी भी चोटी एक ही काउंट करेंगे या आधी काउंट करोगे, आधी नहीं काउंट करते बेटा। लेकिन यहाँ पर अब हो जाएगा एक क्रोमोसोम बराबर एक क्रोमेटिड। इंपॉर्टेंट बात ये थी। तो सुनो, एनाफेज में मैंने बोला अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर डबल। कैसे होगा डबल, कहने का मतलब यहाँ पर फिर से ये वाली कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, G1 वाली। G1 वाली मतलब एनाफेज स्टेज में 1 क्रोमोसोम, एनाफेज स्टेज में 1 क्रोमोसोम मतलब 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड। बोलो संभाल लोगे क्या, बहुत शानदार। आगे देखो बेटा, टीलोफेज में क्या हुआ, मैंने बोला कि जो टीलोफेज की सेल थी, टीलोफेज की सेल इधर बना लेते हैं, ऐसी क्या बात हो गई, ये लो, टीलोफेज की सेल मैंने ये बना दी बेटा, और यहां पर मैंने क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ये लो, ये लो। और साथ ही आपको पता है टीलोफेज स्टेज में आ जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या जाती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको सिखा रखा है कि न्यूक्लियर पर न्यूक्लियस के हिसाब से हम आंसर देते हैं बेटा, पर सेल अभी भी बेटा टीलोफेज स्टेज में पर सेल अभी भी 4C और 4N होना चाहिए। कोई ये नहीं पूछेगा सर अभी सेल तो डिवाइड हुई नहीं, ये 4C से 2C कैसे हो गया, 4N से 2N कैसे हो गया। तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर आंसर कर रहा हूं पर न्यूक्लियस के हिसाब से, तो ध्यान रखना पर न्यूक्लियस। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि पर सेल पूछ ले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पर सेल पूछेगा तो अभी भी आंसर 4C, अभी भी आंसर 4N, लेकिन हम आंसर कर रहे हैं बेटा पर न्यूक्लियस। तो पर न्यूक्लियस, अब पर न्यूक्लियस बताओ बेटा, यहाँ पर जो डबल था पूरी सेल के अंदर वो हाफ हाफ हो गया ना, अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो गया 2C, अमाउंट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या रह गए 2N। जहां से चली थी कहानी क्या बताओ वहीं पहुंच चुकी है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, माइटोसिस की समरी आ गई आपके सामने, संभाल लोगे बेटा, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया बेटा, इसके आगे इंटरफेज हो गया, एस फेज हो गया, क्विसेंट फेज हो गई, और अब पढ़ेंगे हम एम फेज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एम फेज पढ़ने वाले हैं। ओके, एक मिनट का, चलिए देखो बेटा एम फेज, तो एम फेज को हम बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो हमें थंब दिखा दीजिए। ओके बेटा, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। बोलो ठीक है क्या, चलिए थैंक यू बच्चों।